हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले समाजवाद और साम्यवाद क्या है ना। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। वहाँ पर आपको नोट्स और टेस्ट दोनों मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, है ना। तो जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर 2 है ना, हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समाजवाद क्या है ना। समाजवाद है क्या? कहता है समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है जिसमें समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। कहता है जो भी धन संपत्ति का स्वामित्व है ना और वितरण समाज के अधीन रहता है। कंप्लीट उसका नियंत्रण कहाँ रहता है? तो समाज में रहता है ना। तो समाजवाद आ गया समझ में कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है जिसमें समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व, जितने भी धन संपत्ति होते हैं और उसका वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। कंप्लीट है। अगर कोई पूछता है समाजवाद में धन संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होता है, तो किसके पास होता है? समाज के नियंत्रण में होता है। कंप्लीट है। चलिए साम्यवाद है, जिसमें कहता है ना कि इनके मार्क्स के द्वारा, ठीक है, कहता है मार्क्स द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है ना, कि कार्ल मार्क्स द्वारा एक स्थापित एक सिद्धांत है जिसमें कहता है जो वर्गहीन, जो एक मिनट, कहता है कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। वर्गहीन, है ना। वर्गहीन कहने को मतलब समझिएगा, कहता है वैसे जिसमें या फिर जिसके अंतर्गत संपत्ति पर समाज का अधिकार होता है। कहते जो भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होता है? समाज का। वही है साम्यवाद। लेकिन किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल देता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत संपत्ति पर समाज का अधिकार होता है। कंप्लीट है। तो हम लोग मेनली शुरू करते हैं यहां से। कहता है समाजवाद जो है, कहता है समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या? एक विचारधारा जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। कहता है समाजवाद जो है ना आधुनिक काल में एक नए रूप में उभर कर आया, ठीक है, जो समाज को एक नया आकृति प्रदान किया। कंप्लीट है। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग समाजवाद की उत्पत्ति। कहता है समाजवाद का उत्पत्ति हुआ कैसे, है ना। इस टॉपिक को समझते हैं। तो कहता है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी भावना का उदय हुआ था, ठीक है। कहता है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी भावना का उदय हुआ था। कहता है जब श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था, कहता है उस समय उदय हुआ जिस समय श्रमिकों का कोई भी अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। कहता है जिस समय श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं था और उनका शोषण हो रहा था। और कहता है मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे। कहता है समाजवाद की उत्पत्ति जब हुई
जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, जिस समय श्रमिकों कहने का मतलब हो गया मजदूर, ठीक है, जिनका उस समय कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक है, और उनका क्रूर शोषण भी हो रहा था। और कहता है जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो पूरी तरह से पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे, है ना। वहीं से समाजवाद की उत्पत्ति हुआ। तो देखते हैं, कहते हैं आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। कहते हैं आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। कौन था पहला वर्ग? पूंजीपति वर्ग, और दूसरा श्रमिक वर्ग। कंप्लीट है। कहते हैं आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में? तो दो वर्गों में। कौन कौन? पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं पूंजीवाद को। कहता है पूंजीवाद में, ये ना पूंजीवाद, कहता है पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है। कहता है जिसका जो पूंजीवाद का जो मतलब है ना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व, कहने का मतलब व्यक्तिगत मतलब हो जाता है निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, जिसका उद्देश्य लाभार्जन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। कंप्लीट है। चलिए तो पूंजीवाद समझ गए। आगे है, यह एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। कहने का अर्थ है एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। कहते इसमें जो भी हम लोग पूंजीवाद में होता है ना, वो अपने लाभ के लिए वो किसी प्रकार का काम करते हैं। कहते यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। जो पूंजीवाद होता है इसमें क्या होता है कि वो जब किसी निजी व्यक्ति का, है ना, जब निजी व्यक्ति का हो वो चीज, तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप, किसका? सरकारी हस्तक्षेप को वो विरोध करता है। ठीक है, अगर आप ही समझिए कि आपका एक खेत है ना, एक अपना खेत निजी हुआ कि नहीं, अगर इसमें सरकार आकर हस्तक्षेप करने लगी, ठीक है, आकर उसमें वो हस्तक्षेप करने लगे कि आप ये करिए वो करिए, तो क्या इसका निजी व्यक्ति विरोध करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो वही है, कहता है पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, कहता है कि जिस समय श्रमिक वर्ग के लोग थे आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब हुआ कि जिस समय, ठीक है, जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनका शोषण किया जा रहा था, है ना, तो उसी समय कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने उनका मार्गदर्शन किया, जिसमें कौन कौन थे? राष्ट्रभक्त भी थे, विचारक भी थे और लेखकों का मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ था। किनको हुआ था? तो श्रमिक जगत के लोग को, ठीक है, जो मजदूर वर्ग के लोग थे। कहता है इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। कहते उन लोगों ने मिलकर एक नया विचारधारा को उत्पन्न किया, ठीक है, प्रतिपादन किया, एक नया विचारधारा जिसका क्या नाम था? समाजवाद के नाम से जाना जाता है।
जिस समय लोगों ने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया उससे हम लोग समाजवाद के नाम से जानते हैं। कंप्लीट है। तो आगे देखते हैं, इन विचारकों में जो विचारक थे उनमें से कुछ का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में देखते हैं कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला और एंगल्स, है ना। इन नामों का समाजवाद के विचारधारा को प्रतिपादन करने में इन लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पूछता है, कहता है जो विचारक थे उनमें से कुछ के नामों को लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं उनमें से कौन कौन थे। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला और एंगल्स। कंप्लीट है। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है कि निम्न में कौन, है ना, जिन्हें श्रमिक जगत को, ठीक है, श्रमिक जगत को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से चुन लेना है कौन कौन से विचारक थे, है ना, जो मार्गदर्शन दिए थे। कंप्लीट है। चलिए, तो यह आ गया समाजवाद हमारा कंप्लीट, है ना। तो आगे देखते हैं, कहते हैं आधुनिक समाजवाद को, इस आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। तो सबसे पहले मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, और दूसरा है मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो कहता है मार्क्स से पहले का जो समाजवाद था उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवाद। जो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। ये दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा। बात करिएगा आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया जाता है, तो 2 चरणों में किया जाता है। पहला कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, है ना। जिससे हम लोग क्रमशः कर सकते हैं, जो पहले का समाजवाद है उसे यूटोपियन समाजवाद, जो बाद का है उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। कंप्लीट है। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी। तो इसमें है यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी। ठीक है, जो यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि थी वो कैसी थी, आदर्शवादी थी, और उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। कहते हैं वो आदर्शवादी थे लेकिन जो काम करते थे वो प्राकृतिक अव्यवहारिक करते थे। कहता है ज्यादातर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। कहता है जो यूटोपियन विचारक थे ना, जो कहता है अधिकतर क्या थे, वो फ्रांसीसी थे, है ना, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण में विश्वास रखते थे। कहता है जो फ्रांसीसी विचारक थे वो क्रांति नहीं चाहते थे, है ना, वो शांतिपूर्ण व्यवस्था में वो विश्वास रखते थे। कंप्लीट है, यूटोपियन समाजवादी। और उनमें सबसे ज्यादा विचारक कौन था, तो फ्रांसीसी लोग थे सबसे ज्यादा। तो कहता है प्रथम यूटोपियन, कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी, 1 सेकेंड, चलिए देखते। कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी, है ना। अच्छा 1 मिनट। कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। कहता है जो प्रथम यूटोपियन समाजवादी था जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उस विचारक क्या नाम था, सेंट साइमन था, जो फ्रांसीसी विचारक था। कंप्लीट है। कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन था, तो सेंट साइमन था।
कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। कहता है सेंट साइमन का कहना था या फिर मानना था कि राज्य और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए। कहते एक इस तरह से संगठित इकट्ठा करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण न करें और उसके बदले मिलजुल कर किसका दोहन करें, तो प्रकृति का। लेकिन पहले क्या हो रहा था औद्योगिक क्रांति के पहले कि लोग मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे थे, है ना, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहे थे। लेकिन सेंट साइमन का कहना था कि मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करिए। कहता उसमें एक अन्य यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। कहता उसमें एक और विचारक था जिसका क्या नाम था, चार्ल्स फॉरियर। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। कहता औद्योगिकवाद का जो औद्योगिकरण हो रहा था उसका वो विरोधी था। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। कहता है जो चार्ल्स फॉरियर तो वो नहीं चाहता था कि औद्योगिकरण हो। उसका कहना था जो छोटे नगर गांव कस्बों में रहने वाले लोग हैं उनको छोटे छोटे शहर गांव में काम करना चाहिए। कहता उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए। फ्लांक्स मतलब होता है एक नियम, ठीक है, बनाए जाने की योजना रखी, लेकिन यह योजना असफल हुई। उस समय कहता है जो चार्ल्स फॉरियर था वो किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाया, एक योजना बनाया, ठीक है, लेकिन जो योजना बनाया चार्ल्स फॉरियर ने वह योजना क्या था, असफल हो चुका था। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति लुई ब्ला था। कहता है फ्रांसीसी यूटोपियन के चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति कौन था, लुई ब्ला, जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। कहता है लुई ब्ला एक ऐसा विचारक था वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट किया था वो, है ना। और क्वेश्चन पूछ दे कि फ्रांसीसी यूटोपियनों के चिंतक में कौन विचारक था जो राजनीति में भी जाकर हिस्सा लिया, तो कौन था, तो लुई ब्ला था। कहता उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसके कार्यक्रम थे ना वो बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवहारिक तरीके से थे। कंप्लीट है। तो कहता है फ्रांस से बाहर महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। कहता है फ्रांस से बाहर, है ना, एक ब्रिटिश उद्योगपति था जो यूटोपियन चिंतक था जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट ओवन था। कंप्लीट है। उसने स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। पूछेगा कि फ्रांस के बाहर एक यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, रॉबर्ट ओवन था, जिसने स्कॉटलैंड में सबसे पहले एक न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। कंप्लीट है। तो हम लोग इसमें सबसे ज्यादा जाने किसको, कुछ नाम थे, है ना, जिसमें नाम था क्या था, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन फॉरियर और लुई ब्ला और एंगल्स। कंप्लीट है। कोई पूछ देगा कि समाजवाद, है ना, कि नवीन विचारधारा को प्रतिपादन करने में किन किन विचारकों का नाम उल्लेखनीय है, तो लिख सकते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन फॉरियर, लुई ब्ला और एंगल्स का। कंप्लीट है। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि मार्क्स के पहले का समाजवाद को क्या कहते हैं, तो यूटोपियन समाजवाद, मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। कंप्लीट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये पहला पार्ट था आप लोगों का, ठीक है। बाकी देखेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में, है ना, नेक्स्ट पार्ट में। तो ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है, पार्ट ये पहला था। हम लोग सेकंड पार्ट भी देखेंगे, है ना, पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे और हर एक एक्सरसाइज के अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, और लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए। और किसी भी तरह का समस्या होता है तो कमेंट करके हमें बताएं, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9297760641, है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और नोट्स PDF के लिंक के लिए ये सब आप हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।